अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और यहाँ पे एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन गाइस, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास का डेली पीडीएफ, ठीक है, नोट्स एक्सेट्रा जो भी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सभी चीज़ इस चैनल पे डेली प्रोवाइड की जाती है बच्चों, ठीक है ना। सो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप सभी को शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन होगा? अगर मैं बात करूँ वर्तनी की, तो किसी शब्द में आए हुए अक्षरों और मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे। तो वर्तनी, ठीक है ना बच्चों, जो ये वर्तनी होता है आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। तो वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि जो भी ये वर्तनी ये सब लिखी गई है, इसका सीधा संबंध उच्चारण से होता है। अगर इसमें हम सभी को उच्चारण जब इसका हम लोग करेंगे, अगर इसमें किसी भी तरह का त्रुटि रहेगी तो उच्चारण करोगे तो आपको खुद आपके मन में ऐसा फील होगा कि ये गलत है, ये वर्तनी नहीं होगा, इसका उच्चारण यहाँ पे शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ठीक है ना। अगर मैं साधारण शब्दों में इसका बात करूं, तो यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी, और यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। इस पॉइंट को आप लोग लिख लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट बनाकर लिख लोगे शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए। तो नोट नंबर 1 में आप लोग लिखोगे बच्चों, यदि यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो, ठीक है, यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। जी हाँ बच्चों, आप लोग इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा। शुद्ध और शुद्ध पहचानने में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। जी हाँ। उसके बाद मैं अशुद्ध की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे नोट नंबर 2 में लिखोगे, ठीक है। नोट नंबर आप लोग 2 में बच्चों लिखोगे, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा, ठीक है, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, अशुद्ध होगी। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप सभी को अशुद्ध और यहाँ पे जो भी शुद्ध है उसको पहचानने में काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, इस पॉइंट को आप लोग लिख दीजिएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे दीजिए। जो ये क्वेश्चन इतना प्यारा सा आपसे पूछी जा रही है, इसका आंसर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रेयसी, ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग देखो। फिर इसके बाद आविष्कार, बहुब्री, और ऑप्शन डी है निशुल्क। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ, बताइए फटाफट। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी बहुब्री इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि बहुब्री शुद्ध है, इसीलिए क्योंकि बहुब्री ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं प्रेयसी की,
तो जी हाँ बच्चों, प्रेयसी ऐसे नहीं लिखा जाता है। प्रेयसी का सही वर्तनी यानी इसका शुद्ध रूप इसका क्या होगा, तो प्रेयसी, बड़ी ई की मात्रा इसमें होती है। जी हाँ बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखिए क्या होगा, आविष्कार, ना कि आविष्कार होगा बच्चों, ठीक है। बहुब्री तो यहाँ पे राइट आंसर आपकी हो गई। निःशुल्क की बात अगर की जाए तो ये भी यहाँ पे अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि निःशुल्क बच्चों यहाँ पे नि, ठीक है, शुल्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब देख लीजिए, सभी शुद्ध वर्तनी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों जो भी ये नोट में आपको लिखवाया गया है पॉइंट शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए, इसे भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है और इसमें पूछी जा रही है अच शब्द का अर्थ नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अच शब्द का अर्थ नहीं होता है, दिए गए ऑप्शंस में आपको बतानी है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि यहाँ पे शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है समानार्थी शब्द, ठीक है, या आप सभी को मैं बोला था समानार्थी शब्द या यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ये दोनों एक ही होता है। तो आप सभी से यहाँ पे यही पूछी जा रही है कि आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे अस शब्द का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ये दिए गए ऑप्शंस में से कौन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग फटाफट बच्चों, यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा। जैसा कि मैं अगर डिफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे साधारण शब्दों में जो शब्द हमें समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी जो समान अर्थ उससे निकलता हो उसी को हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछी जा रही है कि अच का बताइए समान यहाँ पे अर्थ कौन कौन सी इसमें निकल रही है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी सर्प और ऑप्शन डी कलंक। जी हाँ, तो बताइए बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है कि अच का यहाँ पे जो भी अर्थ नहीं होता है वह कलंक नहीं होता है दिए गए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कलंक यहाँ पे होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। और जो आत्मा हो गया, आंख हो गया और सर्प हो गया, इनका मतलब गाइस यहाँ पे एक ही होता है, ठीक है, यानी अच, ठीक है। अच अपना अपना यहाँ पे अर्थ निकलता है, बट यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दी गई हैं उसमें अच का मतलब यहाँ पे आत्मा, आंख, सर्प ही होती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कलंक है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो आप सभी लोग को समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपसे एक और प्यारा सा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे कि हंस का यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, हंस का समानार्थी शब्द। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अर्थ का यहाँ पे समानार्थी शब्द हो जाएगा मराल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुक्त भूख हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुक्त भूख। उसके बाद यहाँ पे और भी कई हंस का यहाँ पे समानार्थी शब्द आते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं और बात करूं तो अमृत का बताइए आप लोग, अमृत का समानार्थी शब्द क्या होगा। जी हाँ, आप लोग बताइए यहाँ पे अमृत, ठीक है, अमृत का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होगी। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए यहाँ पे। तो इसका भी यहाँ पे समानार्थी शब्द आप सभी लोग जानते होंगे, इसका पर्यायवाची क्या होगी, तो पीयूष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुधा और यहाँ पे और भी काफ़ी यहाँ पे हैं जो कि अर्थ यहाँ निकलेगी इसकी, ठीक है। अम्य, अम्य, ठीक है। जीवन दो तक, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग ऐसे इसे समझ लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि शब्द का अर्थ नहीं होता है या होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो समानार्थी शब्द या
पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसके पहले आप लोग जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को लिखवाई जा रही है उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आप सभी लोग बताएंगे निर्धन शब्द में कौन सी संधि होती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे निर्धन शब्द का यहाँ पे आपसे संधि पूछा जा रहा है। तो आप सभी ने तो संधि के बारे में पढ़ा होगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं, संधि का डिफिनेशन क्या होता है, उसकी प्रकार की डिफिनेशन क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस में क्या क्या दी गई हैं। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी स्वर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी तीनों। जी हाँ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दे दी गई है। आपको बतानी है इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। हाँ जी बच्चों, तो पहले आपको यहाँ पे निर्धन का संधि विच्छेद करनी है। जी हाँ बच्चों, संधि विच्छेद आप सभी ने संधि विच्छेद किया होगा। तो ऐसे ही आप लोग निर्धन का पहले संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, नि जोर धन। ठीक है, निर्धन। तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनेगी बच्चों, निर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो आप लोग समझ गए होंगे ये किसका, यहाँ पे ये किस संधि का उदाहरण है। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी स्वर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी तीनों संधि। जी हाँ, तो अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यह विसर्ग संधि है बच्चों। ठीक है, निर्धन। क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि क्यों है, आप लोग अब बोलोगे क्यों, तो यहाँ पे बच्चों इसीलिए है क्योंकि आप लोग विसर्ग संधि का डिफिनेशन क्या कहता है, विसर्ग संधि के साथ स्वर्ग अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर है, ठीक है, या व्यंजन हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे आपकी जो भी विसर्ग है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपका ध क्या कहलाती है, यह व्यंजन है। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पे मिक्सअप क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताइए दुरात्मा ये कौन सी संधि की उदाहरण है, दुरात्मा। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए पहले आप लोग कभी भी संधि का यहाँ पे पहचानोगे कि ये कौन सी संधि कहलाती है तो पहले आप लोग संधि विच्छेद करोगे इसका। ठीक है, तो दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे दुह जोर आत्मा होगा। ठीक है, ये मिलकर क्या बनेगी बच्चों, दुरात्मा बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी विसर्ग संधि है उसमें पहले तो विसर्ग आ गया। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे इसका संधि विच्छेद किया तो पहले यहाँ पे विसर्ग आने के बाद फिर आपका आ आया। तो आ क्या है, यह स्वर्ग है या व्यंजन है, तो जी हाँ बच्चों यह स्वर है। तो दोनों का मिक्सअप क्या कहलाया, दुरात्मा। मीन्स यहाँ पे यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक और मैं आप सभी को यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए ये कौन सी संधि है, दुर्गंध। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग पहले क्या करोगे, तो संधि विच्छेद करोगे। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तो दुह जोर गंध, दुर्गंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो है विसर्ग और यहाँ पे व्यंजन ये दोनों मिलकर हमारी कौन सी संधि बनाई, तो विसर्ग संधि बनाई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डिफिनेशन भी यही कहता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दुर्गंध मीन्स, तो बच्चों यहाँ पे विसर्ग संधि का जो भी डिफिनेशन था, जो भी इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, आप लोग को यहाँ पे बता दी गई। मे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और स्वर संधि व्यंजन संधि तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका भी यहाँ पे सेम वैसा ही होगा पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं संधि का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को संधि से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है, जितने भी इसके प्रकार हैं, मैं सभी क्लियर कर दूंगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग को यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए है ना बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। बट उसके पहले आपको मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, इसका बताना है कि ये तीनों में से कौन सी संधि ये कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आशीर्वाद। इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोगे। आशीर्वाद ये कौन सी संधि है। ठीक है,
आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। आई होप आप लोगों ने समास पढ़ा होगा लेक्चर की क्लास में, तो यहीं पे बतानी है कि समास यहाँ पे जो भी है समास से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आई है, तो आप लोग बताओगे यथाशक्ति कौन सी समास है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, दीर्घ समास या द्वंद्व समास। आप लोगों ने ये सभी जितने भी समास के प्रकार हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका टाइप्स पढ़े होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे डाउट नहीं होगी, आप लोग बता दोगे यथाशक्ति। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब आप पूछोगे अव्ययी भाव कैसे हुआ, तो इसका डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। इस समाज में पहला पद यानी पूर्ण पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर मैं साधारण शब्दों में इसका डिफिनेशन की बात करूं तो अव्ययी भाव समाज में उपसर्ग होता है। तो आप लोग बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, ठीक है ना, यानी यथाशक्ति क्या होगा इसका बच्चों, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे। शक्ति के अनुसार, जी हाँ बच्चों, इसमें हमारा शक्ति है वह हमारा उपसर्ग है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह दिया गया था कि अभी भाव में उपसर्ग होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे शक्ति हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की बात करूँ तो बच्चों अगर आपसे यहाँ पे दे दिया जाएगा दिनों दिन, तो बताइए इसमें उपसर्ग कौन है। पहले आप सभी को उपसर्ग पहचाननी है इसमें, दिनों दिन। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो दिनों हो गया वह हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, वह हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे अनुरूप हो गया, अनुरूप ये हमारा क्या हुआ, इसमें कौन उपसर्ग है, यानी पहला पद प्रधान हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताइए फटाफट बच्चों आप लोग, अनुरूप, अनुरूप यानी अनु इसमें हमारा प्रथम पद हो गया। जो यथा कर्म, ठीक है, यथा कर्म, तो इसमें भी हमारा उपसर्ग कर्म हो गया। ठीक है, यानी कर्म के अनुसार। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, आप लोग ऐसे ही पहचान कर आप लोग इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, इसमें पहला पद हमारा क्या क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। ठीक है ना, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यातो आदि शब्द का जो बोध कराता हो। ठीक है ना बच्चों, बहुब्रीहि का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बहुब्रीहि का होगा त्रिनेत्र। ठीक है, यानी भगवान शिव। ठीक है, फिर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दिगु का, दीर्घु का हो जाएगा बच्चों त्रिलोक, नवरात्र, दोपहर, नवग्रह इत्यादि जैसे यहाँ पे शब्द आपको यहाँ दीर्घु का हो जाएगा। उसके और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे द्वंद्व का क्या होगा, तो द्वंद्व का हो जाएगा पाप पुण्य, सीताराम, ऊंच नीच, भाई बहन इत्यादि जैसे शब्द यहाँ पे द्वंद्व समाज का उदाहरण हो जाएगा। डिफिनेशन बच्चों मैं बताऊंगा अगर तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा इन सभी टॉपिकों के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों की जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करवाई जा रही है आप लोग उस पर फोकस कीजिए और जो भी डिफिनेशन बताई जा रही है आप लोग सुनकर बच्चों लिख लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं बच्चों, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जैसा कि इसमें अब अशुद्ध पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी प्रज्वलित, ऑप्शन डी स्वावलंबन। ठीक है, बताइए फटाफट बच्चों इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी, क्योंकि प्रज्वलित यहाँ पे अशुद्ध है। क्यों बच्चों, क्योंकि प्रज्वलित आपको ऐसे लिखा जाता है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, प्रज्वलित, ना कि आपको ऐसे लिखी जाती है। अगर मैं बात करूँ और तीनों की, जो भी यहाँ पे तीनों और ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो अनभिज्ञ भी आपका सही है, अद्वितीय भी सही है, और आपका यहाँ पे स्वावलंबन भी यहाँ पे शुद्ध है। बट यहाँ पे जो भी प्रज्वलित था वो यहाँ पे गलत थी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पूछ दिया गया था कि अशुद्ध इसमें से पहचाननी है, इसमें से अशुद्ध
कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुद्ध वर्ड यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं प्रामाणिक, ठीक है, क्या प्रामाणिक, तो बताइए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध है? बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे, ये शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा प्रामाणिक? तो जी मेरे बच्चों, अगर आप सभी ने यहाँ पे शुद्ध बोल रहे हो, इट इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि शुद्ध है यह, प्रामाणिक ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं एक और यहाँ पे अगर आप सभी को एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ, आप सभी को पहचाननी है कि यहाँ पे प्रशंसा, ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, प्रशंसा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब दोगे बच्चों। प्रशंसा क्या यह सही है, यानी शुद्ध है या अशुद्ध है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, ये काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब जानते होंगे। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या संधि। बताइए बच्चों इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी? जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है? तो समास कहा जाता है। इसका और भी कई यहाँ पे डिफिनेशन होती है, जैसे आप लोग ये भी बोल सकते हो, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये भी डिफिनेशन इसका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे, तो मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, राजा का पुत्र मिलकर एक शब्द बना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो राजपुत्र बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यह फुलफिल हो रही है? जैसा मैं आप सभी को एक डिफिनेशन दिया, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द, यानी राजा का पुत्र। ठीक है बच्चों, तो राजा का पुत्र, ये जो राजा हुआ, ये हमारा कौन सा पद हुआ बच्चों? आप लोग बताइए यहाँ पे ये कौन सी पद होगी? तो ये पद आपकी होगी पूर्ण पद। ठीक है, कौन सी? तो पूर्ण पद। और ये जो दूसरा हुआ, ये हमारा कौन सा पद हुआ? तो ये हमारा हुआ उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ समास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो ये पहला राजा का पुत्र हुआ, तो राजा हमारा ये पूर्ण पद हुआ, और जो पुत्र हुआ ये हमारा उत्तर पद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहती है? समास रचना में दो पद होते हैं। ठीक है, यानी समाज की जो रचना होती है उसमें दो पद होती है। पहले पद को हम लोग कौन सी पद कहते हैं? पूर्ण पद कहा जाता है, और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब इन दोनों से जो नया शब्द बनता है, जी हाँ बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे लिखिएगा, और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, तो यह हमारा क्या कहलाया? समस्त पद। आप लोग इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। ठीक है, समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण पद और उत्तर पद से मिलकर जो यहाँ पे नया शब्द बनते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, जस्ट वैसा ही बच्चों एक और मैं आप सभी को एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा नील और कमल। ठीक है, तो इसमें बताइए समस्त पद कौन सी कहलाएगी? तो नील और कमल। ठीक है, नील और कमल, बताइए इसमें समस्त पद कौन सी होगी? ये तो हमारा पूर्ण पद हो गया नील, और कमल हमारा हो गया उत्तर पद। बट यहाँ पे आपको बतानी है समस्त पद इसकी क्या होगी। जी हाँ बच्चों, तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थी बोल रहे हैं नील कमल, इट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे नील कमल यहाँ पे क्या होगी? तो समस्त पद होगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एक और दो एग्जाम्पल आप लोग देखिए। रसोई के लिए घर क्या कहलाएगी? रसोई घर। जी बच्चों, रसोई के लिए घर क्या कहलाएगी? हमारा यह कौन सा हो गया?
पद, तो यह हमारा समस्त पद हो गया। रसोई हमारा हो जाएगा पूर्ण पद, और जो घर है वह हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया हाथ के लिए करी, यानी हथकरी। ठीक है, हाथ के लिए करी, यह हमारा हो गया हथकरी। ठीक है, तो ये सब सभी है जो यहाँ पे समास का यहाँ पे उदाहरण है। तो आप लोग इस सबको नोट कर लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे 3 और चीजें हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। इन सभी का एक सेपरेट वीडियो सभी टॉपिक का आएगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। सभी ट्रिक में आएगी, जो भी है इजी वे में आएगी। आप सभी को कोई डाउट्स होने वाली नहीं है, कैसे आप लोगों को याद रखनी है, कैसे किस ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ पाओगे कि ये प्रत्यय का उदाहरण है, या उपसर्ग का उदाहरण है, या ये समास का उदाहरण है, या यह संधि का उदाहरण है। सभी को आप लोग इजी वे में समझ पाओगे। तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बस एक कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। और बच्चों जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग अपना खुद सुनकर वहाँ पे लिख लीजिए अपने कॉपी में, अपने नोट बुक में। ठीक है ना बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगी, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ सभी ईजी और बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को समझने में यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, आप लोग इस सभी पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर अब बच्चों मूव करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हमारे स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है, और इस प्यारे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, वो निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? जी हाँ बताइए, इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। जी हाँ बच्चों बताइए, इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध दृष्टि मानक भाषा कहलाती है। ठीक है ना, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब मिलते हुए और इस क्वेश्चन को आप सभी नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक और आपके लिए प्यारा सा सवाल आपसे अगर पूछ दिया जाएगा, खड़ी बोली के रूप में किस भाषा को स्थापित किया गया है? ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न है बच्चों, आप सभी लोग बताएंगे। मैं यहाँ पे इस प्रश्न का जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, खड़ी बोली, आप सभी लोग बताएंगे खड़ी बोली के रूप में किस भाषा को स्थापित किया गया है। फटाफट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब बच्चों। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि भाषा की जब बात आई है तो यहाँ पे सोचा गया कि क्यों नहीं आपकी जो भी भाषा से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली के रूप में किस भाषा को जानते हैं, किस भाषा को स्थापित किया जाएगा? जी हाँ बच्चों, तो इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगी साहित्यिक भाषा। जी हाँ बच्चों, साहित्य, क्योंकि यहाँ पे साहित्यक आप लोग देख सकते हो इसकी यहाँ पे चर्चा की गई थी, तो मैं सोचा क्यों नहीं इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे खली बोली के रूप में किस भाषा को जाना जाता है, तो साहित्यिक भाषा। ठीक है, अब और इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रांजल भाषा की बात आई है, तो भाव या भाषा को सरल तथा स्पष्ट हो और इसमें जटिलता ना हो, उसे हम लोग प्रांजल भाषा कहते हैं। मीन्स इसका मतलब, कहने का मतलब कि यह बराबर साफ होता है, कोई भी इसमें जटिल शब्द आपको देखने को नहीं मिलता है। वह शब्द, वह भाषा हमारी प्रांजल भाषा कहलाती है। ठीक है, यानी बराबर साफ हो ही रहती है इसमें। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी भाषा होगी? तो प्रांजल भाषा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे व्याकरणिक भाषा की बात यहाँ पे की गई, तो इसका मतलब गाइस किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाती है। ठीक है ना, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे इसका हो जाएगा शरीर शास्त्र। ठीक है, शरीर शास्त्र मीन्स यहाँ पे बच्चों शरीर शास्त्र, जैसे कि शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन शरीर शास्त्र होता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भूगोल हो जाएगा, इत्यादि ऐसे सभी यहाँ पे व्याकरणिक भाषा हैं।
ठीक है ना। तो आप सभी इस सब क्वेश्चन को नोट करते हुए जो भी ये मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी क्वेश्चन का आंसर डिफाइन जो कर रहा हूँ, तो आप लोग सुनकर उसे लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल आपके लिए होगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है अडा का उच्चारण स्थान होता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अडा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये बच्चों वर्ग आपका दे दिया गया है, क्वेश्चन में वर्ग दे दिया गया है। अब आपका इसका वर्ग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उच्चारण स्थान बतानी है। ऑप्शन ए है नासिक के, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मूर्धन्य और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। जी हाँ बच्चों, तो प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो अगर विद्यार्थी आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, अडा का उच्चारण स्थान नासिक के होगा। जी हाँ, जैसा कि मैं आप सभी को प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप सभी को वर्ग के अकॉर्डिंग उसका उच्चारण स्थान यहाँ पे याद रखनी है, तो ऐसा ही इसमें अडक आपसे पूछ दिया गया था आपके इस प्रश्न में। तो इसका उच्चारण स्थान बच्चों यहाँ पे नासिक के होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ दूं, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर यहाँ पे पूछ देता हूँ कि कंठ तालव्य का बताइए इसका वर्ग क्या होगा। उच्चारण स्थान बच्चों यहाँ पे कंठ तालव्य है, वर्ग बताइए किसके अंतर्गत यहाँ पे आता है, इसका वर्ग कौन होगा, इसके वर्ग में कौन कौन से आएंगे बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है क, ख, ग, घ और अंग, इट इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो ये वर्ग है क से लेकर अंग तक, यह आपका इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न एक आपके लिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप सभी को बतानी है, ठीक है। आप सभी को बतानी है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। जी हाँ बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बतानी है करेक्ट, उच्चारण स्थान क्या होगा। दो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को दे दिया हूँ, इसका जवाब आप सभी को बतानी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगा कि कितने % विद्यार्थियों इसका जवाब सही दे पा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों, अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूर सागर की भाषा है। जी हाँ बच्चों, सूर सागर की कौन सी भाषा थी आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी भोजपुरी। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ पे बतानी है इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सूर सागर की भाषा है कौन सी है बताइए फटाफट, यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, सूर सागर। जी हाँ बच्चों, तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर। सूर सागर की ये भाषा जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई थी और इसका रचनाकार, ठीक है, इसका रचनाकार का नाम क्या है बताइए आप लोग फास्ट। तो जी हाँ, यह सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था यह सूर सागर, ठीक है। किसके, तो सूरदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की गई थी। जी हाँ बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप सभी लोग बताएंगे कि सूरदास, ठीक है, सूरदास की प्रथम रचना कौन सी थी बताइए आप लोग फटाफट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है सूर सागर, इट इज करेक्ट आंसर, यानी सूरदास की प्रथम रचना सूर सागर थी, ठीक है ना। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही यह महत्वपूर्ण, यह इनकी ब्रज भाषा में यह ग्रंथ को लिखा गया था सूरदास जी के द्वारा। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करते हुए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी क्वेश्चंस इसमें लिखवाए गए हैं इसको भी आप लोग नोट करते हुए हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन और इसमें पूछी जा रही है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप बताइए। जी हाँ, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है। ये दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ऑप्शन ए है त्रिशन,
ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी तृष्णा, ऑप्शन डी तृष्णा। जी हाँ, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन होगी, शुद्ध शब्द इसमें कौन होगा, इसमें से तृष्णा कैसे लिखी जाती है, आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट। इस प्यारे से क्वेश्चन का बच्चों आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, बताइए आप लोग इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का आप लोगों को यहाँ पे चयन करनी है। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के द्वारा ऑप्शन नंबर सी अगर जवाब आ रही है, इट इज करेक्ट आंसर, यानी तृष्णा ऐसे ही लिखी जाती है। जी हाँ बच्चों, तृष्णा। ठीक है, यह हमारा शुद्ध रूप हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तृष्णा शब्द की, ये वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, और जो भी शेष यहाँ पे विकल्प है उसमें त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना, जो ये हमारा तीनों ये जो है शेष इसमें त्रुटिपूर्ण है, अतः सही विकल्प हमारा ये होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि तृष्णा का अर्थ क्या होता है, आप सब लोग ये बताओ, तृष्णा का अर्थ क्या होती है। तो जी हाँ बच्चों, तृष्णा का अर्थ होती है प्यास। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी ये तीनों यहाँ पे है, जो विकल्प दी गई थी वो तीनों हमारा यहाँ पे अशुद्ध यहाँ पे है। कौन सा है, तो अशुद्ध है। ठीक है, बट यहाँ पे शुद्ध हमारा ऐसे होगा, तृष्णा इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एज द होमवर्क के रूप में मैं देना चाहता हूँ। आप सभी को जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगी, आज की क्वेश्चन क्या रहेगी आप सभी के लिए, तो आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों यही रहेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सभी को बतानी है हिंदी। ठीक है, क्या, तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी के लिए यही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, चलिए अब इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट एवरीवन।